तो चलिए, आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो एक ठंडी सुनसान रात के सन्नाटे से शुरू होती है और फिर खुलती जाती है हत्या, धोखे और एक ऐसे अलौकिक न्याय के राज में जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है आधी रात को, एक घबराई हुई, कांपती हुई आवाज से। यह सिर्फ मदद के लिए एक पुकार नहीं है, समझिए, ये उस खौफ की पहली आहट है जो दो दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। कहानी में एंट्री होती है माधव की। उसकी रात बिल्कुल शांत थी। तभी उसका दोस्त रामलाल बुरी तरह डरा हुआ, हांफता हुआ उसके दरवाजे पर पहुंचता है। और ये मुलाकात माधव को एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई दिखाती है कि रामलाल के दरवाजे पर एक लाश पड़ी है। अब रामलाल जो कहानी सुनाता है वो बड़ी सीधी साधी लगती है कि भाई एक बूढ़े आदमी ने पानी मांगा और बस गिरकर मर गया। लेकिन उसका डर वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। वो बार बार यही दोहराता है, मैं नहीं जानता ये कौन है, ये सब कैसे हो गया। और यहीं से झूठ की पहली ईंट रखी जाती है। जाहिर है दोनों बुरी तरह घबरा गए। पुलिस को बुलाने का मतलब था मुसीबत को दावत देना। तो माधव एक प्लान बनाता है, एक बहुत ही जोखिम भरा प्लान, कि इस लाश को पुराने सुनसान शमशान घाट ले जाकर जला देते हैं। किस्सा ही खत्म। उन्हें लगा कि यही बचने का एकमात्र रास्ता है, पर असल में वो एक बहुत बड़े जाल में अपना पहला कदम रख रहे थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। जैसे ही वो अपने प्लान पर काम करने की तैयारी करते हैं, ये मामला बस एक लाश को ठिकाने लगाने का नहीं रह जाता, बल्कि एक भयानक अलौकिक सपने की तरह सच होने लगता है। और यहां पर कुदरत के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। वो दोनों बस एक पल के लिए दूसरी तरफ देखते हैं और लाश गायब। सोचिए जरा, वो पागलों की तरह उसे ढूंढते हैं और फिर लाश ठीक उसी जगह पर वापस आ जाती है। ये साफ था, ये सिर्फ एक मुर्दा जिस्म नहीं था, ये कोई ताकत थी जो उन्हें पकड़ चुकी थी। और अगर इतना काफी नहीं था, तो डर का अगला लेवल तब आता है जब रामलाल को उस लाश से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक डरावना हुक्म। अब ये कोई मामूली भूतिया खेल नहीं रह गया था, नहीं, अब इस खेल का एक मकसद था, एक डिमांड थी जिसे पूरा करना ही पड़ता। अब शुरू होता है शमशान का सफर। और ये कोई आम सफर नहीं है। बाहर तूफान चल रहा है और अंदर उनके दिलों में डर का तूफान उठा हुआ है। ये सफर उनकी हिम्मत की असली परीक्षा लेने वाला था। वो लाश को स्कूटर पर ले जा रहे हैं और तभी एक अजीब सी हंसी गूंजती है। रामलाल को महसूस होता है कि लाश हिल रही है। वो चीखता है, लेकिन माधव उसकी बात को उसका वहम कहकर टाल देता है। शायद वो खुद सच का सामना करने से डर रहा था। जब वो एक जगह रुकते हैं तो रामलाल की चीख निकल जाती है। वो कसम खाकर कहता है कि उसने लाश को खुद ब खुद उठकर बैठते देखा है। अब रामलाल के लिए ये खौफ हकीकत बन चुका था, पर माधव अब भी मानने को तैयार नहीं। और यहीं से दोनों दोस्तों के बीच डर और शक की एक दीवार खड़ी होने लगती है। और फिर वो शमशान पहुंचते हैं, वो सुनसान डरावना शमशान। यहां पर यह डरावना खेल खत्म नहीं होता, बल्कि अपने असली मकसद पर आता है। आत्मा अब चुप नहीं रहती, अब वो बोलती है, और जब वो बोलती है तो सारे राज खुल जाते हैं। ये है कहानी का क्लाइमैक्स। लाश उठकर बैठ जाती है, उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है, और फिर वो बोलती है, और उसकी आवाज में कोई डर नहीं, कोई गुहार नहीं, सिर्फ इल्जाम है, बरसों का दबा हुआ गुस्सा। और बस इस एक लाइन से पूरी कहानी पलट जाती है। ये अब कोई भूत प्रेत का किस्सा नहीं रहा, ये अब एक मर्डर का केस बन गया था। और ये रात अब भागने की नहीं, बल्कि हिसाब बराबर करने की रात थी। फिर वो आत्मा एक एक करके रामलाल के सारे झूठ का पर्दाफाश करती है। सच ये था कि बूढ़ा आदमी पानी मांगने नहीं आया था। रामलाल उसे बहला फुसलाकर घर लाया, उसे लूटा और फिर मार डाला। और उसने माधव को मदद के लिए नहीं, बल्कि अपना गुनाह छुपाने के लिए बुलाया था। सोचिए माधव पर क्या गुजरी होगी जब उसे पता चला कि वो एक कातिल की मदद कर रहा था। जब ये भयानक सच सामने आता है तो कहानी अपने आखिरी सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। यहां अब कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं, यहां तो अब कुदरत का इंसाफ होने वाला था। रामलाल गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती। वो आत्मा अपना इंसाफ खुद करती है, और उसका इंसाफ बहुत क्रूर है। वो चीखते चिल्लाते रामलाल को अपने साथ उसी चिता पर खींच लेती है। रामलाल का तो हिसाब हो गया, लेकिन अब आत्मा माधव की तरफ मुड़ती है और उसके सामने एक ऐसा सवाल रखती है, एक ऐसी चॉइस
जिसका कोई सही जवाब नहीं है। वो उसे हुक्म देती है, एक पापी को सजा देने के लिए और एक आत्मा को शांति देने के लिए। क्या माधव खुद एक कातिल बनेगा? और माधव, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो पूरी तरह फंस चुका था। डर के मारे कांपते हुए वो उस आत्मा का हुक्म मानता है। अपने दोस्त की चीखों और उस आत्मा की हंसी के बीच वो चिता को आग लगा देता है, और हमेशा हमेशा के लिए उस एक रात का बोझ उसकी रूह पर जम जाता है। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब दुनिया का कानून इंसाफ करने में नाकाम हो जाता है, तो क्या सच में कोई और ताकत है जो हिसाब बराबर करने आती है? और जो लोग इस इंसाफ का जरिया बनते हैं, उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है?